हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं कि जो चार्टर एक्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसको दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। पहला, इसे हम हिस्ट्री के यानी मॉडर्न इंडिया के पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। दूसरा, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में से देख सकते हैं। चूँकि हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे पूरी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब अब चार्टर एक्ट के बाद हम जैसे डिस्कस करेंगे कॉलोनियल एक्ट में चार्टर एक्ट डिस्कस कर रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस कर रहे हैं, या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जितने भी एक्ट आए, चाहे वो जिसे एक्ट बोले या रेगुलेशन, यानी 1833 के बाद वो कैसे एक्ट कहलाते हैं, उसके पहले वाले सारे रेगुलेशन कहलाते हैं। तो हम जो एक्ट बोले या रेगुलेशन इनको डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ से? 1773 से 1773 से लेके 1853 तक। कहने का मतलब यानी 80 साल का टेन्योर का समय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 20-20 साल के यानी अंतराल में, गैप में कैसे इस एक्ट को आगे रिन्यू किया जा रहा था वो हम लोग देख रहे हैं। तो दूसरा हम लोग डिस्कस जब करेंगे क्राउन रूल, तो जहाँ पे 1858 से लेकर के 1947 तक चलेंगे। फिर वहाँ से मेरा शुरू होगा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में, एंड देन चलेंगे उसके बाद जितने प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैकेनिज्म हो, स्टेट गवर्नमेंट का मैकेनिज्म हो, जुडिशरी का मैकेनिज्म हो, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, तीनों का मैकेनिज्म हो, एंड देन फर्दर गवर्नेंस वाला पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो स्पेशली जो चार्टर एक्ट के बारे में कवर कर रहा है, इससे क्वेश्चंस आए हुए जो है यूपीएससी में वो भी हम लोग देखेंगे। एनीवे, तो स्टार्ट करें आज के सेशन में। रिकैप सबसे पहले बात करेंगे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चार्टर एक्ट की सीरीज। तो बार बार एक ही वीडियो में एक ही बात बताते हैं। तो चार्टर एक्ट की सीरीज जो हम देख रहे हैं ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है जाकर के 1793 से पहला, दूसरा 1793 से 1793 में पहला होता है। उसके बाद 1793 के बाद कितना 93 हो गया। उसके बाद 7 इधर और कितना 20 साल ना, 13 उधर, तो 1713। फिर यहाँ 1813 20 साल प्लस कर देना, यहाँ पे 20 ईयर प्लस कर देना। कन्फ्यूजन नहीं डालना है यहाँ पे। हमें अगर कन्फ्यूजन हो तो क्या करेंगे, 20 ईयर्स क्या करेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे। फिर 1813 के बाद 1833 हम लोगों ने इसको डिस्कस कर दिए थे चार्टर एक्ट सीरीज में। चार्टर एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एक्ट बोला जाता है यहाँ तक। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ही बोला जाता है। यह हम लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर दिया कि इसके पहले वालों को रेगुलेशन बोलते हैं, अब वालों को एक्ट बोलेंगे। फिर यहाँ 20 साल का गैप रहेगा। हम बार बार डिस्कस किए हर वीडियो में। लास्ट चार्टर एक्ट होगा जो 1853 होगा, वो भी 20 साल का गैप होगा। तो ये हम लोग डिस्कस किए हैं, ये कर चुके हैं। आज इसकी बारी है। लेकिन एक बात और बता देना चाहते हैं, ये चार्टर एक्ट तो जो आया है, चार्टर का मतलब ही बता दिए थे कि चार्टर का मतलब एक प्रकार का राइट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लिख करके ब्रिटिश के पार्लियामेंट दे रही थी कि बेटा अब तुम्हारा ये राइट्स है, इसके अकॉर्डिंग ही तुम काम करना, इससे बाहर मत जाना। अगर गए तो तुम्हारी हम टांगे खींच लेंगे। XYZ जो भी बातें बोली गए थे। समटाइम्स आई हैव टू यूज अ टपोरी लैंग्वेज टू मेक इट वेरी कन्वीनियंट वे, नो दैट्स व्हाई, अदरवाइज आई डोंट हैव एन इंटेंशन टू यूज सच ए लैंग्वेज। वी शुड बी वेरी लिटरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट, नो, इफ यू आर टॉकिंग एनी इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स एंड डिबेट एंड सो ऑन, एनीथिंग एल्स लेट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि कंपनी को बोला एक प्रकार का कंट्रोल करने के लिए जो 20-20 साल में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, 1793 में पूरा कंपनी को मोनोपोली दिया जाता है। बार बार डिस्कस कर रहे की बात को, 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली कहता है, बेटा तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और शासन नहीं करा, तुम ही शासन करना। तुम्हारे अंदर जितनी भी कंपनी लिस्टेड है वही लोग यहाँ पे व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, XYZ एंड सो ऑन। उसके बाद क्या होता है, 1813 के बाद इस कंपनी को कहता है कि देखो अब तुम्हारे अलावा और भी कंपनी आना चाहते हैं तो तुम्हारी मोनोपोली नहीं रहेगी, इसलिए भाई काम करो, तुम्हारी मोनोपोली एक प्रकार का नहीं रहेगी। मतलब हम कहते हैं कि तुम्हारी मोनोपोली को हम ख़त्म कर रहे हैं।
पर 20 साल के लिए तुम ट्रेड करना, पर चाय और चाइना के साथ तुम ही ट्रेड करोगे, और चाय का खेती, चाय से रिलेटेड व्यापार तुम ही करोगे, यहाँ तक ओपीएम के भी तुम ही करोगे। बाकी मामलों में और भी व्यापारी आते हैं, वो भी कमाना चाहते हैं तुम्हारी तरह, वो भी अमीर बनना चाहते हैं, तो वे काम करो, बुरा मत मानना। तो वहाँ पे 1830 में 20 साल की ये मोनोपोली, किसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई और आता नहीं यहाँ पे। लेकिन 1813 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी मर्चेंट आ सकते हैं। इसके पीछे मैंने इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी बताया था कि इंग्लैंड में किस तरह से नेपोलियन वार होता है, यूरोप में नेपोलियन वार की वजह से नेपोलियन किस तरह उसकी पॉलिसी नुकसान कर देती है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट करता है। एक वो डिमांड होता है कि इकोनॉमिक कि वहाँ के मर्चेंट भी चाहते हैं कि उनके प्रोडक्शन होते हैं, उसमें का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेज हो जाता है, तो जो 1840 तक चलता है, 1850 तक चलता है, जब पीक पहुँचता है इसमें, तो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तो वो भी अपना सामान बेचना चाहते हैं। ये भी कारण इसमें डिस्कस किए थे हम लोग, तो इसके सारे फैक्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक्ट आ जाता है 1830 में, और आज उसके बाद डिस्कस करेंगे 1833 में। तो आज हमारा बैकग्राउंड में 1830 एक्ट में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे वो बताते हैं। 1830 एक्ट अगर बात करते हैं, चार्टर एक्ट 1830 एक्ट अगर 1830 की बात करें तो इसमें कई सारे बात डिस्कस किए थे। इसका एक इकोनॉमिक पर्पस से डिस्कस किए थे, पॉलिटिकल पर्पस से डिस्कस किए थे, एजुकेशन एंड सोशल कल्चर पर्पस से डिस्कस किए थे, और इसका रिलीजियस पर्पस से डिस्कस किए थे। अगर हम बात करते हैं इसका इकोनॉमिक पर्पस से, तो हम इकोनॉमिक पर्पस से ये बताए थे कि नेपोलियन का जो वार वाला फैक्टर था, एक बात वही था। दूसरा फैक्टर क्या था कि वहाँ के मर्चेंट्स भी डिमांड कर रहे थे कि मुझे भी इंडिया जाने दो, मुझे भी पैसे कमाने, सिर्फ वही क्यों कमाएंगे, इसलिए उनका एक डिबेट चल रहा था। पॉलिटिकल पर्पस से ये क्या था कि अब कुछ वहाँ इंग्लैंड में भी डिबेट चल रहा था कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ा ही बेकाबू हो रही है, बड़ा करप्ट हो रही है, उनको कंट्रोल कौन करेगा, ढंग से कंट्रोल तो करो कम से कम। तो पॉलिटिकल प्रेशर ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे सही से और कंट्रोल बढ़ाया जाए, और चूंकि 20 साल का जो टेन्योर दिया था कि हम 20 साल तक तुम्हें दे रहे हैं, कोई आएगा नहीं, तो उसे ख़त्म भी तो करना था। इसलिए 1830 में जो 1793 में 20 साल को मोनोपोली दिया था कंपनी को, उसे ख़त्म भी करना था, उसको रिन्यू भी करना था। तो ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर हो जाता है। एक तो वहाँ के प्रेशर था पार्लियामेंटेरियन में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर बड़ा करप्ट हो गए थे। हालांकि देखा जाए तो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस जैसी चीज़ें यहाँ पे आ गई थी 1813 में, नहीं 1793 में कोवेनेंटेड सिविल सर्विस था, तो ये सब चीज़ें था। और तो कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं तो ये सब फैक्टर तो आ ही रहा था। कोवेनेंटेड सिविल सर्विस क्या होता था, जिसे वो पैसे देके यहाँ पे काम करवाते थे। 1830 के चार्टर एक्ट में वही चीज़ यहाँ पे, तो 1830 में यहाँ पे क्या होता है, मेन पॉलिटिकल इकोनॉमी तो हो गया, और बात करते हैं पॉलिटिकल में क्या क्या है, वही एक तो प्रेशर था कि इंग्लैंड से ही प्रेशर था, और एक प्रेशर अगर और बात करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं प्रेशर तो नहीं कहेंगे, महत्वाकांक्षी था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कि इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल तो पाए, और साथ में हमारी जो इतनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल मेरा भी हो। तो क्राउन का कहीं ना कहीं पकड़ यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट एजुकेशन, सोशल एंड कल्चर। एजुकेशन की बात करें तो वहाँ से मिशनरी को अलाउ कर दिया जाता है कि आओ मिशनरी लोग इंडिया में पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद लॉर्ड मैकाले मैन्योट से आता है, लॉर्ड मैकाले से आता है, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड मैकाले की देन है। लेकिन यहाँ पे भी इवेंजेलिकल की कहने के बाद ही इंडिया में इवेंजेलिकल वो होते हैं जो कहने के क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते हैं, और मतलब कह सकते हैं कि अपने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं। तो इवेंजेलिकल जो थे तो वो चाहते थे कि इंडिया जाए, वहाँ पे मिशनरी को फैलाए, एक रिलीजियस फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा कि वहाँ पे हम जाके वहाँ पे लोगों को पढ़ाएं और अपने अकॉर्डिंग अपना कल्चर वहाँ पे इम्पोज, यानी कल्चर इम्पोजिशन जिससे जब बात आते हैं तो कल्चर में यहाँ पे कल्चर इम्पोजिशन की बात आ जाएगा। सोशल में चाहते थे, कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन बड़ा कंसर्न थे, वो कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ा बेरहमी की तरह से ट्रीट करते इंडियन को, तो वो भी सुधारना है, तो क्राउन को देखना चाहिए, नज़र रखना चाहिए। और जहाँ तक रह गया एजुकेशन में, तो एजुकेशन की उन्होंने 1 लाख रुपया 1 साल में खर्च करने का काम भी करना शुरू किया था, ताकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जा सके या अपने अकॉर्डिंग को पढ़ा सके। हालांकि वो सफिशिएंट नहीं था, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था। रिलीज वाला फैक्टर ये था कि वहाँ पे क्या करते थे कि
क्रिश्चियन मिशनरी को यहाँ पे अलाउ किया ताकि क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे बढ़ाया जा सके। इनका इंटेंशन खुल के साफ होता है 1830 में कि हाँ वो भी, हालांकि पहले से आना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे वो स्टेप उठा रहे थे। तो यानी रिलीजियस वाला ग्रुप अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मिशनरी भी आ जाते हैं और वहाँ से स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस, ये सब कारण इसके बनते हैं। इसके हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस पहले वीडियो में कर चुके हैं। ये तो हो गया रिकैप की बात। चलो अब देखते हैं वाई 1833 का एक्ट क्यों आ रहा था, इसके पीछे क्या कारण है। तो 1833 का एक्ट फिर 20 साल की ये जो कंपनी को बोला था कि हाँ ट्रेड करोगे, लेकिन हालांकि मोनोपोली खत्म कर दिया था, उसको भी रिन्यू करना था। पहली बात एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ठीक करना था, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे और भी प्रेशर थे, डिमांड था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रहा सवाल कि अब सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आखिर ये रिकैप तो डिस्कस करेंगे कि वाई, आखिर ये आ क्यों रहा था। इसका आंसर बिकॉज, इसके पीछे कारण डालेंगे, कारण कॉज ऑफ 1833, ये कारण या बैकग्राउंड समझेंगे क्या कारण था। तो पहला फैक्टर डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आखिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। इसका इम्पैक्ट ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में इस एक्ट में भी रिफॉर्म करना पड़ा या इस एक्ट को लाना पड़ा, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है इस एक्ट को, ये भी समझेंगे। लेजिस फेयर ये क्या होता है, एक प्रकार की एक फ्री मार्केट इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखेंगे, जो एडम स्मिथ ने इस वर्ड को कॉइन किया। कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या होता है ये भी हम देखेंगे नेपोलियन के कंटेक्स्ट में, नेपोलियन की पॉलिसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बेसिकली 1750 से इंग्लैंड में यानी यूरोप में शुरू हो जाता है। उस फेज को कहते हैं जब मशीन से प्रोडक्शन होना शुरू होता है और जितना रिक्वायरमेंट चाहिए, डिमांड होता है यूरोप में, उससे ज़्यादा उनका सप्लाई हो जाता है, यानी प्रोडक्शन हो जाता है। तो मोर डिमांड ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा तो क्या करेंगे, अल्टीमेट वो मार्केट ढूंढेंगे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के केस में क्या होता है, इंग्लैंड में या पूरे यूरोप में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है इंडस्ट्रियल गुड, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कि सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है। अब जब उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं बेचेंगे, तो उन्हें मार्केट चाहिए था। वही मार्केट उन्होंने एशिया और अफ्रीका का देखा, जिसका मेन कारण ही कोलोनाइजेशन या इंपीरियलिज्म या इंपीरियलिस्ट पावर बना। तो कोलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म का जो मेन कारण बनता है एक प्रकार का सरप्लस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी होता है। क्यों और कैसे समझते हैं, जैसे इंग्लैंड में या यूरोप में उसके पहले क्या था, वहाँ की इकोनॉमिक फार्मिंग या हम कह सकते हैं फार्मिंग पे डिपेंड करता था, वहाँ की पूरी इकोनॉमी डिपेंड करता था फार्मिंग और आर्टिसन सिस्टम पे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो जो आर्ट यानी हाथ से कपड़े उन पे बुनते थे वो सारा किस में हो गया, मशीन से होने लग गया। तो सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, यानी मशीन आने थे, सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ गया। और एक और कंसेप्ट यानी कंसर्न है इसके कंटेक्स्ट में, एपी थॉम्सन कहते हैं कि कहीं कहीं नोशन ऑफ क्लॉक एंड टाइम जो आ गया था बाद में, तो टाइम की वजह से लेबर का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, लेबर ज़्यादा काम करने लगे, टाइम का पता चलता नहीं, 8 घंटा 10 घंटा काम किया जाने लगा। तो सरप्लस प्रोडक्शन ये भी एक फैक्टर होता है, खाली उतना डिटेल में हमें यहाँ नहीं जाना है। तो सॉरी, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो मार्केट चाहिए था, वो भी अपना सामान बेचना चाहते थे, इसलिए मर्चेंट डिमांड कर रहे थे कि और हमें अपने सामान वहाँ बेचना है। दूसरा कारण क्या था, एक तो कारण ये था कि वहाँ पे पूरी ब्रिटिश की बिजनेस इकोनॉमिक सोसाइटी को ही पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। दूसरा कारण अगर बात करते हैं तो लेजिस फेयर। लेजिस फेयर एक वर्ड है जो इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने कॉइन किया, बाकी लोगों ने भी कहा है इस बात को, जो फ्री मार्केट इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं। लेजिस फेयर का मतलब होता है कि सरकार का इंटरफेयर बहुत कम होना चाहिए, बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग फुलने देना चाहिए। तो कहने का मतलब बहुत सारे मर्चेंट्स या व्यापारी मांग कर रहे थे कि यहाँ पे क्या हो, लेजिस फेयर हो। तो लेजिस फेयर चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया गया, यानी लेजिस फेयर को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। अच्छा ये बता देते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की कहानी 1750 के आसपास में शुरू होती है, 1850 तक इसको पीक माना जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो जहाँ पे कोलोनाइजेशन ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो ये भी हम कह सकते हैं इसको। तो एक प्रकार का लेजिस फेयर है। लेजिस फेयर में क्या हुआ कि लिबरल कर दिया, सरकार लिबरल हो गई, बहुत सारे कंपनी को आने देने दे लगी, रिस्ट्रिक्शन कम किया लगा, तो ट्रेड करने का मौका सबको ज़्यादा मिल गया। तो उन्होंने क्या किया, इसकी वजह से एक लिबरल मूवमेंट का रिफॉर्म हुआ। इसमें
यहाँ पे एक लिबरल मूवमेंट चलता है वहाँ पे इंग्लैंड में, और फिर बाद में उसके बाद एक रिफॉर्म होता है। तो जैसा बता रहे थे कि यहाँ पे इंग्लैंड में या यूरोप में या ब्रिटेन में लिबरल मूवमेंट चलता है, तो सरकार एक रिफॉर्म भी लाती है। वो रिफॉर्म लाती है जाकर के, कब लाती है, एक रिफॉर्म करती सरकार। रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाती है जो 1832 में होता है, ठीक है, 1832 में एक कानून बनाती है। लेकिन एक बात और होता है, उसके पहले उन्होंने एक 1830 एक्ट में कानून बनाते हैं, यानी 1833 में जो कानून बनता है उसको रिन्यू किया जाता है। वो तो बता दिए कि 1833 में क्या होता है कि जो चेंजेस हुए थे मर्चेंट को लेकर के, उसे और एक तरह से रिन्यू किया जा रहा था। कब? 1833 में, मर्चेंट के लिए भी। तो एक रिफॉर्म होता है लिबरल मूवमेंट के कहने पे, ये तो बात बता दी है। इसके आगे फिर क्या होता है, यहाँ पे ये दिखा जाता है कि जो कंपनी आते हैं तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के या मर्चेंट वाले जो आते हैं, तो उसमें क्या दिया था कि आप लोग इंडिया में रह भी सकते हो, यानी एक तरह से सेटलमेंट यानी कोलोनाइज करने की परमिशन भी मिल जाती है। तो ये सब इसके बैकग्राउंड बनते हैं। तो जो आते हैं वहाँ पे सेटलर बन जाते धीरे धीरे, और यहाँ से शुरू होता है कोलोनाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। हालांकि बीज तो पहले ही बोई जाती है, लेकिन यहाँ से फ्री रहने की यानी एक प्रकार का एक उन्हें परमिशन मिल जाता है। तो ये तो कारण बनता है लेजेस फेयर वाला कि फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से ये सब एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बाकी भी और लोग आते हैं और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है, पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया जाता है। अब आते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम। क्या होता है कॉन्टिनेंटल सिस्टम? एक प्रकार का वो नेपोलियन के द्वारा अपनाया गया था। नेपोलियन ने क्या किया था, जिन जिन एरिया पे नेपोलियन ने जीता था, जिसके साथ उसने अलाइड किया था, उनके साथ कहीं ना कहीं इंग्लैंड के ट्रेड पॉलिसी में बदलाव लाया था, जिससे वहाँ के इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ा था। ये भी कारण था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं, बाद में नेपोलियन हार जाता है। तो एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी इसका एक फैक्टर है। फिर से बताते हैं, कॉन्टिनेंटल सिस्टम वो होता है जिस जगह पे द नेपोलियन जो कहते हैं, नेपोलियन लड़ाई जीतता है या अलाइड करता है, तो वहाँ के लोगों के साथ इंग्लैंड के बिजनेस पे वो इम्पैक्ट डालता है। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होता नहीं है, लेकिन ये भी एक कारण माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड के 3 फैक्टर होते हैं। एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, लेजेस फेयर की बात होने लगी थी क्योंकि कंसेप्ट आने लगा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सरप्लस प्रोडक्शन था वहाँ पे, और कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये तो इसके फैक्टर हो गया कि वाई ये आया क्यों। लेकिन इस एक्ट को हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। सेंट हेलेना एक्ट, ये होता क्या है, क्यों रखा सेंट हेलेना एक्ट? 1833 भी बोलते हैं इसको। दरअसल एक सेंट हेलेना आइलैंड है, अफ्रीका में पड़ता है, और वो आइलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही होता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब भी वहाँ भी थी, और वो आइलैंड ट्रांसफर कर रही थी किसको? क्राउन को। इसीलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। फिर से सेंट हेलेना एक्ट इसलिए बोलते हैं, ये एक आइलैंड है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, और वो आइलैंड ट्रांसफर कर दी जा रही थी क्राउन को, इसलिए सेंट हेलेना एक्ट भी इसे हम लोग कहते हैं। अब रहा आगे इसमें सवाल, तो एक और बता देते हैं कि ये जो लेजेस फेयर की आइडिया भी 18वीं सेंचुरी में ही डेवलप होती है, और कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहीं ना कहीं जितना वीक करना चाहता था इंग्लैंड को, उतना तो हुआ नहीं। नेपोलियन की पॉलिसी तो फेल हो गई। अब हम बात करते हैं इसके प्रोविजंस की। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस रहे हैं? तो प्रोविजन का मतलब अब तो जो एक कारण था उसी सब के लिए प्रोविजन भी लाया जाएगा। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन है वो हम देखते हैं। एक मिनट, इसको हम लोग अगर हम इसके प्रोविजन के बारे में बात करें तो इसके प्रोविजन में सबसे पहले बात तो ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ पहले बंगाल होता था, हम इसके प्रोविजन के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले इसके अगर हम प्रोविजन की बात करते हैं तो जो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उसका ही पोस्ट उन्होंने चेंज कर दिया। तो सबसे पहले प्रोविजन की बात करते हैं, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है उसको ये उसकी पोस्ट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करके बना देते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लो। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। 1773 एक्ट से पहले, इससे पहले क्या होता था, यहाँ कर बात करते हैं। 1773 एक्ट से पहले क्या होता था, इसके पहले, इसके बिफोर क्या होता था गवर्नर ऑफ बंगाल होता था। गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ,
फिर 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल, और इससे पहले क्या होता था, गवर्नर होता था। गवर्नर को गवर्नर ऑफ बंगाल था, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था 1773 में। आज 73 के बाद इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या किया जाता है, 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अब समझते हैं, पहला गवर्नर ऑफ लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होता है, हेस्टिंग हुई होते हैं, वारेन हेस्टिंग। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होता है, वो भी वारेन हेस्टिंग ही होते हैं। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होते हैं, तो यहां पे हम बताएंगे बेंटिक होते हैं, लॉर्ड बेंटिक। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, लॉर्ड बेंटिक। तो फिर से बताते हैं, लॉर्ड बेंटिक ही पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन होते हैं, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको नाम है लॉर्ड नहीं कहेंगे, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बोलते हैं, तो विलियम बेंटिक ही बोल दें। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होंगे, यही होंगे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को में, गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। अब क्या था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था तो अलग हुआ था, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था तो इसमें मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल भी आ जाते थे, उन पे ये कंट्रोल करता था। इसकी पावर को बढ़ाया गया था 1830 के चार्टर एक्ट में बढ़ाया गया था, 1793 के चार्टर एक्ट में बढ़ाया गया था। लेकिन 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और बाकी गवर्नर जनरल का कोई मतलब नहीं बना। तो यहाँ एक प्रोविजन चेंज होता है। सबसे पहले प्रोविजन ये होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पहले, छोटे जैसे बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछे कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी विलियम बेंटिक के समय में जब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे तो सती प्रथा का एंड हुआ था। सती प्रथा जो सिस्टम था इंडिया में, राजा राम मोहन राय ने इन्हीं के साथ को कह सकते हैं, इन्हीं के प्रयास से क्या हुआ था, सती प्रथा को एंड कर दिया गया था। और यहाँ पे एक सोशल रिफॉर्म राजा राम के समय में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये भी एक, वो भद्रलोक सोसाइटी में, बंगाल में भद्रलोक सोसाइटी हुआ करते थे, वहाँ के अपर कास्ट जिसे कहते थे उन्हें भद्रलोक कहते थे। और उसमें एक सती प्रथा बहुत ही प्रिवेलेंट था। इसको हालांकि फ्रांसिस वर्नियर ने भी अपनी किताब में चर्चा करता है, तो और भी डिटेल बहुत लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो एनीवे, तो उस सिस्टम को यहाँ पे एंड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके जब इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है तो इसको कौन कौन सी पावर दी जाती है, ये देखते हैं। तो अब इस प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। जो पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था सॉरी, तो उसके पास लेजिस्लेटिव पावर को एक्सक्लूसिव कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब होता था तो इसे मद्रास के भी गवर्नर जनरल होते थे इनके नीचे, और बॉम्बे के भी होते थे। ये भी कानून बनाते थे, ये भी बनाता था, पर ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था इनको कंट्रोल करता था। अब क्या किया, इनके पास से लेजिस्लेटिव पावर को ख़त्म कर दिया गया। मतलब इनका जो लेजिस्लेटिव पावर था वो ख़त्म कर दिया गया। अब कानून अकेला कौन देखेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके पावर को बढ़ा दिया गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चीज़ के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। पावर भी इनके दोनों को ख़त्म कर दिया गया, एक्सक्लूसिव पावर दिया गया। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि लास्ट स्टेज था ये,
सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का देखा जाता है, एक्सक्लूसिव पावर दिया गया कि हाँ लेजिस्लेटिव पावर, सिविल पावर, मिलिट्री पावर और कंट्रोल ओवर ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अगर सारे पावर किसी एक व्यक्ति के पास होता है तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम 1833 के एक्ट में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हम कहाँ देखते हैं एक्ट कौन सा, एक्ट 33 में। क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से एक्ट 1833 सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को और स्ट्रेंथन करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाता है और सारा पावर, कानून बनाने की पावर, सिविल की पावर, मिलिट्री की पावर, रेवेन्यू को खर्चा और उस पर कंट्रोल की पावर एक ही आदमी को दे देता है। तो ये आदमी डबल रोल प्ले करने लगता है। एक कौन सा रोल प्ले करता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रोल प्ले करता है। और जो बाकी इन लोगों की पावर थी, मद्रास वालों की पावर थी और बॉम्बे वाले गवर्नर जनरल की, इनकी पावर तो खत्म कर दी जाती है। तो क्या होता है यहाँ पे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की एक नींव यानी फाउंडेशन मजबूत बना दी जाती है। तो पहली बात तो इसमें आ गई कि किस तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को बहुत मजबूत से ये पेश करता है, कौन, यानी 1833 के चार्टर एक्ट। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। तो अगर क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि हाउ डिड एक्ट 1833 empower the government, British government and make it what more centralized, or how centralization was strengthened by the act of 1833. So we can answer in a many way, but the fact is that what we need to put in, we mentioned the answer, that is the how the power of Governor General of Bengal was enhanced and it was capitalized into the Governor General of India, and what kind of powers he was giving to, that we need to deliver in the answer. That's the main point we need to keep in the mind. Okay, the moment when you write answer anything else about it, तो ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं सेकेंड प्रोविजन, गवर्नर जनरल काउंसिल्स। इसको फिर से 4 मेंबर की बॉडी बना दी जाती है। इसको फिर से 4 मेंबर की बॉडी बना दी जाती है। तो अब बात करते हैं 1773 एक्ट में इसे 4 मेंबर की बॉडी बनाई जाती है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में इसे 3 मेंबर की बॉडी बनाई जाती है, ठीक है। और फिर से 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसे फिर से 4 मेंबर की बॉडी बना दी जाती है। तो इसमें एक प्रोविजन हम फिर से देख लिए। अब इनके पावर को भी लिमिट कर दिया जाता है, इनके पावर को भी लिमिट किया जाता है, इनके पावर को भी क्या है, लिमिट कर दिया जाता है। पावर इनका लिमिटेड कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात इनमें ये होता है कि इनको नॉट इंटाइटल्ड टू एक्ट एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल्स except for the legislative purpose, not entitled to act as a member of councils, not entitled to act as a member of councils। यानी हम ये कह सकते हैं इनको ये पावर नहीं थे कि वो काउंसिल्स के मेंबर की तरह ट्रीट करे, हालांकि काउंसिल्स के ही थे। सिर्फ कानून बनाने के मामले में इनके पास पावर होता था, बाकी मामले में इनका पावर खत्म कर दिया था। ओनली लेजिस्लेटिव मामले में भी इनका ही पावर चलता था, अदर में इनके पावर को इंटाइटल से खत्म कर दिया गया। तो ये एक बदलाव देखा जाता है, ठीक है। कानून बनाने के मामले में अमेंड कर सकते थे, अल्टर कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, ये प्रोविजन किया गया। तो गवर्नर जनरल काउंसिल, और इससे पहले जो भी एक्ट बनता था उन्हें हम लोग रेगुलेशन कहते थे, और इसके बाद वाले को सारे को एक्ट कहते थे। एक बहुत बड़ा ये बदलाव था रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ये हम लोग इसमें समझेंगे, देखिए कि क्या इसका एक प्रोविजन था। तो अगली बात करते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, तीसरी बात करते हैं इसके 3 प्रोविजन। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योर इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया, बोला तो कमर्शियल बॉडी के रूप में, तेरी बाय बाय टाटा कहानी खत्म। तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेड मोनोपोली था वो तो खत्म कर दिया था इसमें पहले ही। तो अब ये सिर्फ बन गया था क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही बन गया, यही बन गया। कमर्शियल बॉडी से इसको हटा दिया गया,
कॉमर्शियल बॉडीज को अब नहीं माना गया। अब क्राउन के में पूरा कंट्रोल देखभाल होने लग गया, बिजनेस वगैरह हर चीज़, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी भी आ गए थे। तो बोला कमर्शियल वाला मामला में प्योर तो कंट्रोल तुम्हारा नहीं होगा, आप तुम एक काम करो, एडमिन का भी काम करो, वो भी क्राउन के नज़र में काम करो, क्राउन ऊपर से नज़र रखेगा। और बड़ा अजीब मज़ेदार कहानी है। लालच दिया, लॉलीपॉप दो, पहले बेटा ये करो ये करो ये करो, अब कहता हमने तुम ये मत करो यही करो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी के मेंबर भी सोचते ये तो हमको तो चीट ही कर दिया एक तरह से। फिर चीट क्यों किया भाई, पावर तो वही लोग दिया था ब्रिटेन से आने के लिए, और इंग्लैंड में इस तरह से इकोनॉमिक फैक्टर भी हो गया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का पिक और भी हो गया था, पिक हो रहा था, इसमें पकड़ रहा था, सरप्लस प्रोडक्शन था, तो बाकी लोग डिमांड करेंगे कि सिर्फ वही क्यों देंगे, हम भी पैसा देंगे आपको, कंपनी हमको भी भेजो, टैक्स तो हम भी देंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स देती है। तो ये सब फैक्टर होते हैं। ओवरऑल पैसे की भी तो बात थी, सारा खेल यहाँ पैसे की होती है। अगर हम इकोनॉमिक के वजह से सोचेंगे, सारा मामला इकोनॉमिक की वजह से हो रहा था। एनीवे, तो ये एक से फैक्टर था इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी टेरिटरी थे इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी इसके टेरिटरी होते, इसके भी टेरिटरी वो अब ब्रिटिश मैजेस्टिक के अंदर में आ गए। टेरिटरी जितने भी टेरिटरी थे अब इस टेरिटरी किनके, ब्रिटिश मैजेस्टिक के नाम से जाने लग गए। उसको हम लोग कहते हैं, जितना भी टेरिटरी था हेल्ड, इसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी, इसको लिखते थे हेल्ड। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है वो हम कोड कर देते हैं, तो हेल्ड बाय, हम इसको लिख सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रस्ट ऑफ हर मेजेस्टी। ये लाइन का मतलब समझना पड़ेगा, हर मेजेस्टी का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले मेहनत किया, टेरिटरी एक्वायर किया, लड़ाई किया, आर्मी उर्मी जैसे भी, अब लास्ट में क्राउन कहता है बेटा अब इस पे सारा कंट्रोल सिर्फ मेरा ही होगा, मेरे मैजेस्टी उन्हीं, हर मतलब यहाँ चूंकि रानी हुआ करती थी, रानी नहीं तो राजा, तो हर या हिज मैजेस्टी से ही काम, अब उन्हीं का कंट्रोल था, उन्हीं के ट्रस्ट पे कंपनी चलेगी, या कहेंगे उन्हीं के कंट्रोल में ये रहेगा, उन्हीं के ओवर साइड में रहेगा। तो इस तरह से कहेंगे हर और हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर। यहाँ पे एक वर्ड और है, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर। अब यही आएंगे, यही कंट्रोल करेंगे, इन्हीं का नज़र होगा। तो ये कहानी होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भी टेरिटरी, जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, अब धीरे धीरे वो ब्रिटिश क्राउन यानी के कंट्रोल में आ रहा था। अब यहाँ से 1833 में साफ साफ क्लियर हो गया था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भले एक्वायर किया हो जीत करके, चाहे वो सब्सिडियरी अलायंस से किया होगा इसके पहले, या परमानेंट सेटलमेंट से किया होगा, जैसे भी किया होगा, लेकिन अब ये कंपनी के नहीं, अब तुम सिर्फ प्रशासन करो, अब इस कमर्शियल का काम हम देखेंगे, सारा कंट्रोल मेरे अंदर में होगा। हालांकि उसमें चाय का व्यापार अभी भी वो कर ही रहे थे, और क्या बोलते हैं, चाय का व्यापार कर रहे थे और ट्रेड चाइना के साथ चल ही रहता है। लेकिन इस एक्ट के बाद अगला जो 20 साल के लिए और मिलता है कि हाँ 20 साल तक रहो, लेकिन 1853 में साफ साफ कर देता है कि तुमको कभी भी हटा के फेंक सकते हैं, वहाँ पे कोई 20 साल का टेन्योर नहीं बढ़ाया जाता। हम अगले एक्ट में देखेंगे। तो तीसरा सबसे बड़ा प्रोविजन अगर बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी को सीधे सीधे यानी क्राउन के कंट्रोल में आ गया। जितने भी टेरिटरी थे, इनके टेरिटरी जितने भी थे उनके कंट्रोल में आ गया, उनके नज़र में आ गया, और उसके ट्रस्ट के नाम से, उनके मैजेस्टी के नाम से जाने लग गया। तो एक फैक्टर था। अब हम आगे देखते हैं। इस एक्ट में एक बहुत अच्छी बात क्या शुरू की कि सिविल सर्विस मतलब कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस तो इंग्लैंड से था, जो 1793 के चार्टर में आता है। ये नहीं, सिविल सर्विस में अब इंडियन भी जा सकते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी पोस्ट पे। इसकी पहल शुरुआत की इसमें सिविल सर्विस कॉम्पिटिशन एग्जाम इंडियन के लिए, लेकिन एक पोस्ट था, हमने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत में 2 पोस्ट हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक हुआ करता था, हमने बताया था COD, जिसको कंट्रोल करता था ईस्ट इंडिया कंपनी और इसकी सैलरी यही देता था, और दूसरा था BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको ये कहीं ना कहीं क्राउन के कंट्रोल में था, इंग्लैंड के पार्लियामेंट से कंट्रोल था। तो इस आदमी को, इस यानी आदमी को नहीं बोलेंगे, इस यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस ऑर्गेन को, या इसको बोलेंगे COD के मेंबर को बड़ा मिर्ची लग गया। अगर इनको अगर तुम ये सर्विस में लाओगे तो हम लोग कहाँ भाड़ में जाएंगे क्या? इसलिए COD ने इतना ऑब्जेक्शन किया कि ये वाला सिस्टम ही हट गया। मतलब कहने का साफ साफ अगर सिंपल भाषा में ये कहेंगे कि अंग्रेजों ने यानी ईस्ट इंडिया के कंपनी के समय में 1833 के चार्टर एक्ट के समय में उन्होंने क्या किया कि अब इंडिया में भी सिविल सर्विस
कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे और ये ओपन होंगे, सभी इंडियन के लिए होंगे, सभी पोस्ट के लिए होंगे, वो लोग आ सकते हैं यानी मेरिट के दम पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अगर हम बात करते हैं मेरिट के दम पे लोग आएंगे, एग्जाम में बैठेंगे और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगे। लेकिन सीओडी के इतना ऑब्जेक्शन होने के बाद डिवार्ड किया गया। क्यों? सीओडी के मन नहीं था कि वो चाहते थे इंडिया में नहीं आए, क्योंकि उनका लग रहा कहीं ना कहीं पावर छिन जाएगा। तो अगर जो हम आईएएस के एग्जाम कहते हैं या सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन कहते हैं, उसकी बीज भी कहीं ना कहीं इसी में देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ तो रोक दिया जाता है, लेकिन 1853 के जब चार्टर एक्ट आता है तो उसके बाद मकाले की कमेटी बैठती है 1854 में, उसके बाद से तो आ ही जाता है। तो कहने का मतलब शुरुआत कहाँ की गई है सिविल सर्विस की अगर बात करते हैं तो 1833 के चार्टर एक्ट में की गई थी, लेकिन इसको रोक दिया गया किसके कहने पे? सीओडी के कहने पे। सीओडी को मिर्ची लग गया कि अगर इंडियन आ जाएंगे तो हमारी नौकरी कहाँ होंगे, हम तो गए काम से बेटा। इसलिए भैया ना 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 ना, हमको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है कि हमारी नौकरी जाए, हमारा तो हालत खराब हो जाएगा। तो सीओडी तब उसकी सीओडी की तब दबदबा थी, तब उसका दबदबा था, पकड़ था, तो उन्हें मना कर दिया। लेकिन अगली 20 साल में तो सीओडी कैसी की तैसी हो गई। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ पे सीओडी के कहने पे रोका गया कि अब वो जा नहीं सकते थे। तो एक प्रकार का मेरिट बेस था इंडिया में। ठीक है, लेकिन मकाले की रिकमेंडेशन बाद 1854 में तो यहाँ पे आ जाती है। तो ये पांचवा फैक्टर यदि हम बात करते हैं इसमें क्या हुआ, तो हम पांचवा फैक्टर एक मिनट देखते हैं। अगर हम इस प्रोविजन की बात करते हैं लीगल, इसके प्रोविजन में एक बात था लीगल ब्रिटिश कॉलोनी, पांचवा प्रोविजन की बात करते हैं। तो ये ही एक्ट था जिसने ब्रिटिश वालों को खुल के कहा कि आजा इंडिया में बस जाओ, इंडिया बड़ा खूबसूरत जगह है। और कहीं कहीं इसी एक्ट से इंडिया में लोग बसना शुरू करते हैं और इस प्रोसेस ने जन्म दिया किसका? कोलोनाइजेशन, कोलोनियलिज्म कह सकते हैं या हम कोलोनाइजेशन कह सकते हैं, कोलोनाइजेशंस। इसी प्रोसेस ने डेवलप दे दिया कोलोनाइजेशन। मतलब कॉलोनी मतलब ब्रिटिश की कॉलोनी, कॉलोनी मतलब जहाँ पे ब्रिटिश रहना शुरू कर दिए। और इन्हीं की वजह से है जब इनको गर्मी लगता था तो शिमला और मसूरी जैसी जगह का डेवलप होता है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी की बेसिक बात अगर बात करते हैं लीगल ब्रिटिश कॉलोनी, मतलब वो लीगलाइज है ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश मेंबर यहाँ पे रहेंगे। वो ताजुब की बात है, देश अपनी, धरती अपनी, हवा अपना, आसमान अपना, बाहर से कोई परिंदा आकर के उस कंपनी उस जगह कहे कि ये कॉलोनी ही मेरा है, इसे कहते हैं गुलामी की यानी कह सकते हैं गुलाम बनाने के टॉप लेवल पे एक यानी हाईएस्ट यानी जेनिथ पॉइंट कह सकते हैं, यानी इसको पिक कर सकते हैं। सेलेब्री की बात करते हैं, सेलेब्री तो हमारे यहाँ मुगलों के समय में था, दिल्ली सल्तनत में भी था, उसके पहले भी था। हालांकि मुगलों के समय में सेलेब्री तो बढ़ चढ़ के भी था और सल्तनत में भी था, मुगल और ब्रिटिश इंडिया के समय में था। ऐसे अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को भी अंग्रेज जब आते हैं तो बाहर से कुछ कुतुबुद्दीन के ऐबक के समय में जब बाहर से कोई मिलने आता है, अंग्रेज नहीं, तो उन्हें भी स्लेव ही गिफ्ट करते हैं। मुगलों को भी कोई आता है गिफ्ट में स्लेव ही गिफ्ट करते हैं। तो स्लेवरी की कहानी तो है। हिस्टोरियन ने कहीं न कहीं जो हम आई डोंट आपको यहाँ पे क्रिटिसाइज हिस्टोरियन नहीं करेंगे थोड़ी, यानी पॉलिटिकल एंगल हो जाएगा, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो स्लेवरी तो रहा है दुनिया में, स्लेवरी एंड करने की परंपरा यहाँ शुरू हुई। इंग्लैंड में अगर बात करते हैं तो 1843 में स्लेवरी खत्म कर दिया गया था। लेकिन स्लेवरी तो खत्म हो जाती है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेवल की कहानी शुरू होता है, जिसको बॉन्डेड लेवल कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेवल कहते हैं या गिरमितिया एक्ट कहते हैं। अरकायती सिस्टम से लोगों को ट्रैक करके ले जाया जाता है। ये कहानी अंग्रेज फिर शुरू करते हैं, एक तरफ स्लेवरी खत्म करते हैं तो दूसरी तरफ बॉन्डेड लेबर शुरू कर देते हैं, या हम कह सकते हैं उसे गिरमितिया एक्ट शुरू कर देते हैं। ये सभी कहानी शुरू हो जाता है, वो हम लोग भी देखेंगे। लॉ कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात है लॉ कमीशन। हालांकि स्लेवरी एंड करने की परंपरा 1830 एक्ट में भी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे वो ख़त्म करते हैं। अब लॉ कमीशन, यहाँ पे लॉर्ड मैकाले इस कमेटी को चेयर करते हैं लॉर्ड, और यहाँ पे हम बात करें कि लॉर्ड मैकाले ही था जो लॉ कमीशन को लीड कर रहा था। और फाइनली अपनी इसने रिपोर्ट 1859 में, तो हम कहते हैं 1833 में लॉर्ड मैकाले के अंदर एक काम सौंपा जाता है और ये फाइनली 1859 में आता है। लेकिन तो ठीक है, और लेकिन इंडिया में लागू होता है 1861 से, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन पिनल कोड कहते हैं।
आईपीसी इंडिया में 1861 में। तो आईपीसी का जो जन्म है इंडियन पीनल कोड, कहीं ना कहीं उसके बीच जो है लॉ कमीशन 1833 या लॉर्ड मैकाले का ही देन है। तो लॉर्ड मकाले कह सकते हैं, लॉर्ड मकाले का दो बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। योगदान क्या मानेंगे, एक एजुकेशन में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, उसी का एक कहीं ना कहीं देन है। दूसरा लॉ के बारे में अगर बात करते हैं, इंडियन पिनल कोड का भी फादर भी वह हम कह सकते हैं। फादर नहीं बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, क्या नहीं, हालांकि बोलने वाले बोलते हैं कि मैं उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था लॉर्ड मकाले। तो लॉर्ड मकाले इस कमेटी को चेयर करता है, फिर इंडिया में लॉ आता है, सारे प्रकार के लॉ को देखने की बात करता है, और फाइनली क्या हो जाता है, यहाँ पे इंडिया में लॉ सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ये इसका एक प्रोविजन है, सभी प्रकार को लॉ, उसका लॉर्ड मकाले इसका चेयरमैन होता है। तो लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, लॉर्ड मकाले ही होता है। तो इस प्रोविजन में अगर बात करते हैं, तो अगर जितने भी बात बोले गए हैं उसमें अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करते हैं तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एक देखते हैं, दूसरा लॉ कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और ब्रिटिश का बसना, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेबरी वगैरह तो ठीक है रहेगा, वो नॉर्मल सी बात है। अब इसके हम कुछ सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे बड़ा बात इसमें तो एक होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है। पहली बात, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। दूसरा क्या है कि ये हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, इनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को फिर बढ़ा दिया जाता है, लेकिन हाँ उनके पावर को लिमिट कर दिया जाता है। सिर्फ वो कानून बनाने के मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं, रिपील या अल्टर कर सकते हैं, बाकी चीज़ नहीं कर सकते हैं। ये तो देखते हैं। दूसरा है कि हम एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म होते हैं, सिविल सर्विस में रिफॉर्म करने की बात तो होती है, लेकिन वही बात है कि COD के कहने के बाद मना कर दिया जाता है। तो ये लॉ कमीशन इसका सबसे, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताए थे, एक लॉ कमीशन और दूसरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वो। लेकिन अगर बात करते हैं इसका लिमिटेशन यानी सिग्निफिकेंस लिमिटेशन या कॉन्सिक्वेंसेस का, लिमिटेशन की बात करें इसका, या हम ड्रॉबैक की बात करें तो इसका क्या लिमिटेशन होता है, कॉन्सिक्वेंसेस तो बता दिए। लिमिटेशन की बात करें तो ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता, बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो डिसीजन ज़्यादातर बंगाल के फेवर में चला जाता है, बाकी एरिया में नेगलेक्ट कर जाता है, एक यानी ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं हो पाता है, एक इसका फायदा हो। दूसरा होता है रिप्रेजेंटेशन की कमी आ जाती है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है तो लोकल के साथ जो कनेक्टिविटी वो खत्म हो जाता है। और तीसरा बात अगर हम बात करते हैं तो जुडिशल में एम्बिग्यूटी आ जाता है कि क्लैरिफाई नहीं पाता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर को लेकर के, तो एक ये हो जाता है। और चौथा है कि इंडियन पार्टिसिपेशन को चूँकि ये इसमें लिमिट कर दिया जाता है, क्योंकि COD तो मना ही करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें तो हम 4 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। पहला बात करता है इसमें सबसे पहले जो बात करता है लिमिटेशन की बात करें या इसका ड्रॉबैक की बात करें या इसकी हम क्रिटिसाइज करें, जो भी हम बात करें, तो इसका सबसे पहले बात है कि एक ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। सबसे बड़ा बात है ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। ये ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाता है ये क्यों कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता है वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है, तो डिसीजन उसके फेवर में चला जाता है, इफेक्टिव होता नहीं। लोकल के साथ कनेक्टिविटी यानी नो डिस्कनेक्ट विद द लोकल, यहाँ पे डिस्कनेक्शन विद द लोकल हो जाता है, डिस्कनेक्शन विद द लोकल। तो एक फैक्टर ये भी देखते हैं कि ये भी इसका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता नहीं बल्कि ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, ये फैक्टर हो गए। और हम बात करते हैं लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हाँ, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो होता है, रिप्रेजेंटेशन की लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इसमें लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें। और एक बात करते हैं जुडिशियल एम्बिग्यूटी होती है इसमें। जुडिशियल एम्बिग्यूटी मतलब, एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नॉट क्लियर। जुडिशियल एम्बिग्यूटी होता है इसमें क्लियर कट होना। जुडिशियल एम्बिग्यूटीज ये प्रॉब्लम हो जाता है कि क्लियर कट नहीं हो पाता है, फिर ये प्रॉब्लम होता है, फिर आगे जाके इसको डील करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब सिस्टम तो होता है और इंडियन का पार्टिसिपेशन तो बहुत कम हो जाता है। तो ये सब इसके लिमिटेशन में हम लोग देख सकते हैं।
या क्रिटिसिज्म में कौन से कोइंसिडेंस देख चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, एक 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में IAS में पूछा गया, 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन को हम ये बोला था कि कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट, विच एक्ट डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इतना आसान क्वेश्चन पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। इससे एक क्वेश्चन था कि कौन सा एक्ट है जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, तो यही तो एक्ट होता है 1833। तो एक ये वाला क्वेश्चन IAS के यानी सिविल सर्विस में 2023 में मेंस सॉरी प्रीलिम्स में पूछा था, इससे एक क्वेश्चन था। अगर हम इस पूरी यानी बात करें एक्ट ऑफ 1833 को अगर हम समराइज करें तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यानी समराइजेशन क्या निकलता है। अगर हम एक्ट ऑफ 33 की बात करें सिर्फ पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्ट ऑफ 33 की अगर बात करें तो इसका पहला सबसे बड़ी बात यह है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, नंबर 1। उसके पास ही पॉलिटिकल, मिलिट्री, सिविल और यहाँ तक फाइनेंशियल पावर दी जाती है। नंबर 2 विलियम बेंटिक पहले इसके क्या होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है। नंबर 2 का और जो बॉम्बे और मद्रास होते हैं उनके पास लेजिस्लेटिव पावर ख़त्म, उनका कोई रोल नहीं। कंपनी को सिर्फ एक प्रकार का कमर्शियल बॉडी से हटा करके पूरी की पूरी पॉलिटिकल बॉडी बना दी जाती है। और इस एक्ट से पहले जितने बनते थे वो रेगुलेशन कहते थे, इसके बाद सारा एक्ट जो ये सब सारी बातें लक्ष्मीकांत में लिखी हुई मैंने बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें ये भी बोला गया कि इन्होंने एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शुरू किया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बड़ा मिर्ची लग गया, बोला बेटा हमारी तो चले जाएगी पोस्ट। इसने मिर्ची के उनके उसके कहने पे हुआ एक तरह से रोका गया, लेकिन मैकाले के ही कमेटी में चेयर किया गया था 1854 में 1853 एक्ट के बाद कि फाइनली उसके रिकमेंडेशन के बाद वहाँ पे इंडियन को शामिल करना शुरू कर दिया, यानी कि इसमें सिविल सर्विस में। तो एक प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लॉ कमीशन जो लाया था, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यानी इसमें चेंज हुआ, जो इंडिया के सारे लॉ को देखता था उसमें, तो ये एक चेंज हुआ। हालांकि इसमें कुछ खामियां भी है, वो मैंने सारे इसको डिस्कस कर दिए थे। अब इसमें अगर हम बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है इसको लाने के पीछे, तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते थे अंग्रेज यहाँ ने क्यों लाए, तो उन्होंने यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम को इस्टेब्लिश करना था और ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को, लीज को और बताया था कि कुछ साल के लिए और देना था, उन्हें लीज पे देना था और पावर देना था गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है। और ट्रेड मोनोपोली को क्या करना था, पूरी को ख़त्म कर दिया, लिफ्ट कर दिया गया। इसकी अगर हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की, और यूरोपियन को कोलोनाइजेशन था, यहाँ पे यूरोपियन को आने के लिए मौका दिया, यहाँ पे बसने का मौका मिला इसी से, ठीक है। और एक कहीं ना कहीं समाज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा काम होता है कि थोड़ा बहुत हद तक डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की पहल शुरू हो जाती है, क्योंकि विमेन के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसके पहले वाला एक्ट में ही, अगर 1833 एक्ट के बाद में जैसे 1828-29 में वहाँ पे सती को ख़त्म कर जाता है, बाद में से एक्ट बनते हैं सोशल रिफॉर्म के रिगार्डिंग में, तो बहुत हद तक विमेन के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन था वो ख़त्म होता है, लेकिन कुछ कुछ सब जगह नहीं होता है। और जैसे फिर इंडियन को शामिल कर दिया जाता है कि कोई भी इंडियन शामिल हो सकते हैं, हालांकि उसे रोक दिया जाता है, बात अलग है। क्राउन अब पूरी इंडिया पे गवर्न करेगा, ईस्ट इंडिया मोनोपोली की खत्म हो जाती है। चाय के साथ तो व्यापार करता है, लेकिन अकेले नहीं करता है, अब चाय के साथ और भी, हाल मैंने बोला था चाय के साथ व्यापार तो करता है, कर सकते हो, लेकिन बाकी कंपनी चाहे तो वो भी कर सकती है, तो वो भी जो मोनोपोली मिली थी वो भी कहीं ना कहीं हट जाता है। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव भी यही था। तो क्वेश्चन आ सकता है जैसा भी कि क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि what is the significance of 1833 Act in the context of strengthening the British power in India, पहला। दूसरा, how British power begin to centralize, work as centralized by the Act of 1833, justify the statement, ऐसे भी हो सकता है। या in the contrast of so many charter act, the Act of 1833 keeps so much important in the context of Indian, in the way of law making process as well as what law making process and education system as well as not in the bureaucracies। तो हम ब्यूरोक्रेसी में बहुत हद तक, लेकिन लॉ मेकिंग प्रोसेस में कह सकते हैं कि लॉ कमीशन यहीं से आया था। और हम ये भी कह सकते हैं इन द मेकिंग ऑफ लॉ प्रोसेस, इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट law making process of India, the Act of 1833 played a very crucial role, explain the statement या justify the statement, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मेनी वे, बट इट अप टू यू हाउ यू आंसर इट, ओके। तो ये थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि इसे हम हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों एंगल से बना रहे हैं, तो बड़ा तो बनेगा। लेकिन मेरा बस इतना ही सजेशन है कि आप देखें और समझें, क्वेश्चन को टैकल आउट करने की कोशिश, ठीक है। द मोर यू राइट द मोर यू लर्न, यही इसमें है। हम
धीरे धीरे इसी तरह से हम क्वेश्चन बाय यानी हर टॉपिक को डिस्कस करते चले जाएंगे। हम इसे सिर्फ पॉलिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे हैं, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तब तक ये टेक केयर, बाय बाय।